आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली की 5th वर्कशीट करेंगे, जो कि सोशल साइंस की है और हिस्ट्री की है। इसमें हम अपना चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे टॉपिक ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। इस तरह से ये हमारा टॉपिक है, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई। औरंगजेब वॉज द लास्ट एम्परर ऑफ द मुगल्स। जो औरंगजेब था वो आखिरी पावरफुल मुगल एम्परर थे। उसके बाद सारे वीक थे और फिर खत्म हो गए थे। आफ्टर हिज डेथ इन 1707, जब उनकी डेथ 1707 में हो गई, तो मैनी मुगल गवर्नर्स जो थे उन्होंने अपनी अपनी किंगडम, अपने अपने राज्य बसा लिए। मीनवाल बाय द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ तक जो ब्रिटिश थे उन्होंने भी अपनी पावर बसाना शुरू कर दिया। दे केम टू इंडिया एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी। वो इंडिया में ट्रेड करने के लिए कंपनी के रूप में आए, बट ग्रेजुअली दे बिकेम द पॉलिसी कंट्रोलर ऑफ द कंट्री। पर वो पॉलिसी कंट्रोलर बन गए किसके, कंट्री के। और ये कैसे हुआ हम ये डिस्कस करेंगे। इन 1600 AD में द ईस्ट इंडिया कंपनी acquired a charter from the ruler of England, क्वीन एलिजाबेथ वन। चार्टर मतलब कोई संदेश, कोई नक्शा। इस तरह से जैसे हमें संदेश आता है ना कोई, इस तरह से हमारा उसका कोई संदेश आता है। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक चार्टर भेजती है क्वीन एलिजाबेथ वन को। थ्रू दिस चार्टर दे गॉट द सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट, मीन्स नो अदर कंपनी ऑफ इंग्लैंड कैन कम्पीट विद ईस्ट इंडिया कंपनी। इससे उन्हें क्या राइट मिल गया इस चार्टर को देने के बाद। ये चार्टर एक उन्होंने राइट टाइप का दिया, उन्हें एक ऑर्डर दिया और उस पर उनके साइन चाहिए थे। तो इस ऑर्डर को जब उन्होंने भेजा तो इसमें क्या था कि वो जो है वो ईस्ट में वो रूल करने जा रहे हैं ट्रेड के लिए। राइट टू ट्रेड चाहिए उन्हें, और इसमें सिर्फ एक ईस्ट इंडिया कंपनी ही जा सकती है ट्रेड करने, बाकी और कोई कंपनियां ट्रेड वहां पर नहीं कर सकती। विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर into new lands across the ocean and could buy goods at cheaper rates and sell them in Europe at higher rates। इसमें क्या था कि वो शिप से ओशियंस के पार जाएंगी और सस्ता सस्ता सामान खरीद के लाएंगी और उसके बाद उसे यूरोप में हाई रेट में बेचेंगी, है ना। उसके बाद देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स, पर जो वो चार्टर था वो प्रिवेंट नहीं कर पाया और यूरोपियन पावर को। और जो फ्रेंच, डच और पोर्टुगीज थे उन्होंने भी ईस्टर्न मार्केट में एंटर कर ही लिया। बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लैंड शिप सेल डाउन द अफ्रीकन केप ऑफ गुड होप एंड क्रॉस द इंडियन ओशन। फिर पहला शिप जो था इंग्लैंड का, इंग्लिश इंग्लैंड्स के लिए यूज होता है जो इंग्लैंड में लोग रहते हैं, उनका पहला शिप जो था वो अफ्रीकन केप ऑफ गुड होप से होते हुए इंडियन ओशियन को क्रॉस करता है। और जो पोर्टुगीज थे had already established their base in the गोवा। और उस कंपनी से पहले ही जो पोर्टुगीज थी उन्होंने वहां पे स्टैब्लिश कर लिया था अपना बेस गोवा में। द फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क produced in India, along with pepper, cloves, cardamom, and cinnamon, had a great demand in European market। जो अच्छी क्वालिटी का कॉटन और सिल्क और स्पाइसेस जैसे कि पेपर, क्लोव, कार्डेमन और सिनेमन, ये बहुत ग्रेट डिमांड थी इनकी यूरोप में। यहाँ पे उन्हें बहुत बढ़िया क्वालिटी भी मिल रही थी और सस्ते भी मिल रहे थे। Competition among the European companies inevitably pushed up the prices and reduced profits। पर जब इतनी सारी कंपनियां ट्रेड के लिए आने लगी तो प्राइस बढ़ गए, जिसकी वजह से प्रॉफिट बहुत कम हो गया। द अर्ज टू सिक्योर मार्केट देयरफॉर लेड टू फ्रीज बैटल। और उसके बाद इन सभी कंपनीज के बीच क्या हुई, फाइट हुई। फ्रेंच के बीच, डच के बीच, पोर्टुगीज के बीच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच फाइट हो गई। ग्रेजुअली दे स्टार्टेड सिक्योरिंग देयर सेटलमेंट्स।
वो भी अपने आप को सिक्योर करने लगे फोर्टिफिकेशन के थ्रू. This also led to the confrontation with the local rulers who already anguished by the loss of revenue of the state. और इसकी वजह से क्या हुआ, कन्फ्रंटेशन हो गया, और जिसकी वजह से क्या हुआ, जो लोकल रूलर थे वो खत्म हो गए और उनका कुछ भी नाम नहीं बचा स्टेट्स में. अब आगे आगे बता रहे हैं बंगाल प्रोविंस के बारे में. इन 1651 एडी जो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री थी वो स्टैब्लिश हो गई. वहां पे बंगाल में कौन सी नदी के पास, हुगली रिवर के पास. वेयर गुड्स वर एक्सपोर्टेड एंड वर स्टोर्ड, जहाँ पर वो अपने गुड्स एक्सपोर्ट करते थे और स्टोर करते थे शिप्स में. एज द ट्रेड एक्सपेंड, अब उनका जो ट्रेड था वो बढ़ जाता है इंग्लिश फैक्ट्री का. द कंपनी परसुएडेड मर्चेंट्स, वो मर्चेंट्स और ट्रेडर थे वो आते हैं और वही फैक्ट्री के पास रहने लगते हैं. बाय 1696 the company started building a fort around the settlement, and in 1698 it bribed Mughal officials into giving the company जमींदारी rights over 3 villages. उसके बाद वो वहां रहने लगते हैं और एक किला बनवाने लगते हैं अपनी सेटलमेंट के लिए. उसके बाद वो ब्राइब देते हैं. ब्राइब मतलब किसी को रिश्वत देना. वो मुगल ऑफिशियल्स को रिश्वत देते हैं कि वो जो उनकी जमींदारी का राइट है वो 3 विलेजेस के लिए हमें दे दे. और इनमें से एक था कालीकत्ता, जिसको अब कलकत्ता बोला जाता था और आजकल तो कोलकाता कहते हैं. कंपनी ऑल्सो परसुएडेड द मुगल एम्परर औरंगजेब टू इशू अ फरमान ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री. अब जो कंपनी थी उन्होंने मुगल एम्परर औरंगजेब से भी विनती की कि वो उन्हें इशू कर दे एक फरमान जिसमें वो बिना भी किसी चीज के राइट टू ट्रेड कर सके, उन्हें कोई भी दिक्कत ना हो. थ्रू दिस फरमान वॉज इशूड, जैसे ही फरमान इशू होता है फॉर कंपनी ओनली बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग प्राइवेट ट्रेड, ये सिर्फ कंपनी के लिए ही नहीं सारे ऑफिशियल्स के लिए हो जाता है कंपनी के जो कि प्राइवेट ट्रेड को कैरी कर रहे थे. ऑन द साइड ऑल्सो रिफ्यूज टू पे ड्यूटी कॉजिंग, जिसकी वजह से उनने अपनी ड्यूटी जो थी वो भी बंद कर दी अपनी पे करना, और जिसकी वजह से लॉस हो गया सारा रिवेन्यू बंगाल का. मुर्शीद खली खान द नवाब ऑफ बंगाल thus अपोज द कंपनी, पर एक नवाब थे मुर्शीद खली खान, उन्होंने इसको अपोज किया, इसका विरोध किया. तो यहाँ तक हम आज पढ़ेंगे. अगली वर्कशीट्स में इसके आगे का डिस्कस करेंगे. अब कुछ क्वेश्चंस हैं. हाउ द सोल राइट टू ट्रेड चार्टर बेनिफिटेड ईस्ट इंडिया कंपनी. This charter, the got the sole right to trade with East means no other company of England can compete with East India Company. So उन्हें ये राइट हुआ कि और कोई कंपनी वहाँ पे राज नहीं कर सकती, ट्रेड नहीं कर सकती, किसी को भी राइट टू ट्रेड नहीं है. पहले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे. अब सेकेंड, which item from India were used to sell by the European traders in European market by their profit margin gradually decreased. The fine quality of cotton and silk produced in India along with paper, cloves, cardamom, cinnamon, etc. had a great demand in European market, and competition among the European companies inevitably pushed up the prices and reduced the profits for all the companies. अब थर्ड का, how could the sole right in any field affect your life? Elaborate by giving example from your life. There is a monopoly in an area. Suppose एक मोनोपोलिया है किसी एरिया में, then our rights are more likely to be violated. हमारे राइट्स को वायलेट किया जाएगा. जैसे कि when I go to the village for summer vacations, there is only one fast food shop and the shopkeepers not only charge high price but the quality was also not good and the behavior was also bad. So ये इस तरह से हमारे संग डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है. So ये थी वर्कशीट. आप ये सभी आंसर्स लिखेंगे. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट्स के साथ. तब तक के लिए